जी बहुत बहुत स्वागत है जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਣ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, जनवरी ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਸ ਨੇ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी देखिए, अभी भी जैन इनटेक में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सेलेक्टेड कॉलेजेस में हैं। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनकी सीटें पहले फिल हो चुकी थी लेकिन अभी उन्होंने दोबारा रीओपन की हैं, तो कुछ कॉलेज हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस जिन विद DLI नंबर, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एट प्रेजेंट फॉर जैन इनटेक। तो आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, आप आइए और अपना अप्लाई करिए जैन इनटेक के लिए। वी विल ट्राई कि भाई आपको जैन इनटेक हम दे सकें, बट कीप इन माइंड, इस माइंड सेट के साथ मत आइए कि पर्टिकुलर मुझे इसी कॉलेज में मिले। वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस, बट आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैन इनटेक में आप अभी भी जा सकते हैं। आप प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया किसी एजेंट से, कंसल्टेंट से, तो कम टू अस। आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, IELTS ये डॉक्यूमेंट साथ लेके आइए और एप्लीकेशन फ़ीस, ताकि हम आपका अप्लाई कर सकें। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं DLI नंबर के साथ, कि मैं आपको 2 दिन में ऑफ़र लेटर दे दूंगा। तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर आपकी फ्री रिसिप्ट आ जाएगी, साथ साथ में आपका GIC अकाउंट ओपन हो जाएगा। मीन्स 10 दिन के अंदर आपकी फ़ाइल हाई कमीशन में जा सकती है। ऐसे जो कॉलेज हैं, आर्ट वाले बच्चों को मैं बुलाना चाहूँगा, कॉमर्स वाले बच्चों को बुलाना चाहूँगा, मेडिकल और नॉन मेडिकल सब के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ਸੋ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ज़्यादा। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि वो जब फाइल बन रही है तो उस ऑफिस में बैठे। यहाँ स्टूडेंट्स की भी गलती है, स्टूडेंट को खुद ही नहीं पता होता कि मेरा कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, क्या प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड मेरा कोर्स दिया गया है या नहीं दिया गया। बच्चे को ऑफर लेटर मिल गया, चाहे वो एडिट किया हुआ मिल गया, चाहे ओरिजिनल मिल गया, बट बच्चा खुश हो गया। बच्चे को थोड़े से रिसर्च करने चाहिए कि बच्चे के पास जो कोर्स आया है क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो देखा गया है कि जैसे SDS की फाइल है या यूनिवर्सिटी कैटेगरी की फाइल है, इसमें डॉक्यूमेंट हाई कमीशन में नहीं जाते, तो पेरेंट्स की इनकम कुछ भी भर देते हैं, ठीक है, मतलब अंदाज़ा सब मार देते हैं। फिर जनरल में फाइल जाती है तो प्रॉब्लम होती है अगर कोई जनरल में फाइल लगाता है तो। दूसरी बात, उनकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होते, उसको जो एनुअल इनकम जो उसके पास है वो ठीक डॉक्यूमेंट नहीं होते, मतलब ठीक तरह से करेक्शन से नहीं भरा जाता। फंड्स अवेलेबल कितने हैं वो सही तरह से एक्यूरेसी के साथ नहीं भरा जाता, तो मतलब डॉक्यूमेंट सिर्फ अंदाजे के साथ, मतलब कंसल्टेंट जो करते हैं, स्टूडेंट की भी गलती है। कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं बोलता है नहीं जी पर्टिकुलर कोई और कंसल्टेंट तो ITR मांगता नहीं है, फंडिंग के डॉक्यूमेंट इवन के हाई कमीशन में SDS कैटेगरी में और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ना तो कोई फंड जाना ना कोई ITR जानी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आप अपने कंसल्टेंट को जरूर दीजिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देख के ही एक एक्यूरेसी भरी जा सकती है फॉर्म में। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੀ मायने रखती ना जो एक बच्चे की फाइल अप्लाई की। जी मायने रखती है। हर कंसल्टेंट को रिसर्च करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब कंसल्टेंट तो बैठा है कनाडा में, कंसल्टेंट तो बैठा है यूरोप में, कंसल्टेंट बैठा है
दूसरे ऑफिस में, ठीक है, फाइलें दूसरे ऑफिस में तैयार हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं, या फिर स्टाफ क्या होता है कि रोटेट होता रहता है, आज एक स्टाफ है, कल वो छोड़ के चला गया तो दूसरा आ गया, ट्रेन स्टाफ मिलता नहीं, ट्रेन स्टाफ होता है तो वो कहीं और भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस बात में सफ़र करते हैं, मैं मानता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप अपनी ऑफिस में बैठिए, मतलब स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ कि उस ऑफिस में जहाँ आपकी फ़ाइल बन रही है ज़रूर बैठिए, ताकि आप अपने खुद साइन करिए, और आपने जो फॉर्म भरवा आपके एजेंट्स ने भरा है तो वो आप एक बार क्रॉस चेक करिए, उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लीजिए कि वो एक्यूरेसी है या नहीं है। अगर स्टूडेंट अगर साथ बैठता फाइल बनाते वक्त तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह से जो नेग्लिजेंसी हो रही है वो उससे बचा जा सकता है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के भविष्य की ये बात है। अब मैं देखूं, आज मेरे पास एक स्टूडेंट आता है वो खुद स्मार्ट है, उन्होंने फाइल पहले कनाडा की लगाई तो रिफ्यूज़ल है, तो इवन के जब वो कनाडा की अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर मंगाया है जी, तो फीस कैसे पे करनी है। मेरा स्टूडेंट नहीं है बट मेरे से हेल्प लेना चाह रहे हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। उसका तकरीबन 4 या 5 सितंबर को उसकी क्लास स्टार्ट होती है और वो फाइल लगा रहे हैं 20 अगस्त को। मैं उनको मना कर रहा हूँ फाइल मत लगाना सितंबर इनटेक के लिए, आप डेफर करा लीजिए, नेक्स्ट इनटेक के लिए, जनवरी इनटेक के लिए अपना ऑफर लेटर और फ्री रिसिप्ट मंगा लीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, फाइल लगा दी, रिफ्यूज़ल आ गया तो फाइल खुद लगाई, फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर के स्टूडेंट ने ऑनलाइन अपना पोर्टल क्रिएट करके फाइल लगाई। तो मैंने उससे पूछा भाई तूने ऐसा क्यों किया, व्हाई यू डिड दिस। तो बोलता है कि क्या करें सर, बच्चे मानते ही नहीं किसी के। तो कहानी निकल के आती है कि उसका एक लड़का यूएस गया हुआ है जी, यूएस गया तो वो ऑलरेडी बैचलर्स कर रहा है, 3rd ईयर में पढ़ रहा है, तो वो स्मार्ट हो गया, तो उसने यहाँ से गाइड करना शुरू कर दिया। भाई तू स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट ही तो है ना, अब तुझे नहीं पता आज की डेट में क्या सिनेरियो कनाडा का चल रहा है, क्या यूएस का चल रहा है, क्या दूसरी का चल रहा है। जी। पहले पता लगा कि वो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने गया है तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को और भाई को बुलाया, तो इनका 10-10 साल का वीज़ा लग गया, ये यूएस गए, घूम के आए। लेकिन ये जो स्टूडेंट था, जो मतलब जिसका मैं बात कर रहा हूँ, रिफ्यूज हुआ, तो इसका भाई यूएस पढ़ रहा है, तो ये जो वीज़ा था, तो वीज़ा पे 6 मंथ वहाँ रह के आया, 6 मंथ। तो 6 मंथ यूएस में रहने के बाद उसने मतलब ये नई स्टोरी पता लगती है कि वो यूएस से भी रिफ्यूज़ है, तो वहीं से अपनी I-20 जनरेट करके मतलब यूनिवर्सिटी से लेके आया, और आते ही नेक्स्ट डे, एयरपोर्ट से उतरते ही नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लेके हाई कमीशन पहुंच जाता है जी। और लो जी मेरा वीज़ा लगाओ। हाई कमीशन ने पकड़ा पासपोर्ट, और जो 10 साल का वीज़ा था उस पर ऐसे कांटा लगा के दे दिया, मतलब उसका टूरिस्ट वीज़ा भी रिफ्यूज कर दिया और स्टूडेंट वीज़ा भी रिफ्यूज कर दिया। तो उससे पूछा, उसने मतलब वैसे बताते नहीं, यूएस एम्बेसी बताते नहीं, लिखा कि भाई आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस नहीं आओगे क्योंकि आप ऑलरेडी आपका सोशल टाई अप है। फिर दोबारा गया बच्चा, फिर रिफ्यूज़, तीसरी बार फिर गया, फिर रिफ्यूज, 3 बार रिफ्यूज होने के साइमल्टेनियसली उन्होंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का कि भैया तो यूएस में तो बार-बार रिफ्यूज हो रहे, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मंगवा लिया, कनाडा का। और वहाँ भी मतलब 4 सितंबर से क्लास स्टार्ट है और 20 अगस्त को वो फाइल लगा रहे हैं, और 1 अगस्त हाई कमीशन ने लिखा है कि 1 अगस्त के बाद अगर सितंबर इनटेक के लिए आप फाइल लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिफ्यूजल आएंगी, ठीक है। और इसी तरह से जनवरी इनटेक के लिए 1 दिसंबर है, इसी तरह मई इनटेक के लिए 1 अप्रैल है, इसके बाद आप फाइल लगाते हो रिफ्यूजल आएगी। तो वो स्मार्टनेस जो यूएस में बच्चा बैठा है वो स्मार्टनेस दिखा रहा है, इधर से स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो यूएस ट्रैवल्ड हो चुका है, बट इट डज नॉट मीन कि वो सारे काम कर सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ परफेक्शन होनी जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर से कोई थोड़ा मेरे से नॉलेज ले रहा है, कहीं और से ले रहा है, मिस गाइड लोगों से हो रहा है, अपनी फाइल लगाता है, आज वो रिफ्यूज है। आज वो बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसकी दोबारा फाइल बना रहा हूँ, मैंने कहा अब की बार तू स्मार्टनेस नहीं करेगा, तूने यूएस 3 बार रिफ्यूज कर लिया, कनाडा 1 बार रिफ्यूज हो चुका है, कोई भी स्मार्टनेस नहीं करेगा। इवन के जब उसने फाइल लगाई उसने ये नहीं लिखा, मतलब उसमें होता है कि हैव यू रिफ्यूज फ्रॉम कनाडा और फ्रॉम एनी अदर कंट्री, वो उसने टिक ही नहीं किया, हाइड करने की कोशिश की थी। तो मतलब हाइड मींस मैंने पूछा क्यों,
बोले भैया मुझे पता ही नहीं लगा जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहा था, मैं तो मतलब नो 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 करता चला गया। तो इस तरह से गलती होती है। रिक्वेस्ट है कि आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाइए, तब अपनी फाइल लगाइए और साथ साथ में क्रॉस चेक करिए फाइल को। वीज़ा निकलते हैं, रिफ्यूज़ल भी होते हैं, बट यही एक रीज़न होता है जी। सो रिसर्च करो, चंगी गल है रिसर्च करनी, हर एक चीज़ का पता होना भी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, पर ਨਾਲ एक एक्सपर्ट्स की सलाह ਜਾਂ एक्सपर्ट्स का काम ਜਿਹੜਾ सिर्फ ਉਹੀ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ कि बिना IELTS ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, पर ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ टिप्स देना चाहो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट जनवरी या मई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसे मतलब फेज से गुजर रहे हैं, कैसे चौराहे पे खड़े हैं। अगर आप राइट ट्रैक पे चलते हैं तो आपको मतलब एक तरह से आपका लाइफ ही करियर है। अगर आपने रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया तो रिफ्यूज़ल भी है और इसका मतलब आपका करियर स्पॉइल भी है। तो कीप इन माइंड, हाई कमीशन जो बैठी है वो हज़ारों लाखों फाइलें देख चुकी है, तो हर चीज़ वो समझती है कि कहाँ पे स्मार्टनेस बच्चा कर रहा है, कौन सा एजेंट ठीक काम कर रहा है, कौन सा फेक काम कर रहा है, रिलेवेंट कोर्स को लेके, आइल्स को लेके, या फिर डॉक्यूमेंटेशन को लेके, इवन के अब अभी ऑनलाइन भी चीज़ें आ रही हैं, मतलब मार्केट में चीज़ें भी आ रही हैं कि भाई जो मतलब बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी आज की डेट में असेसमेंट भी नहीं हो रही है। जैसे WES से ये चीज़ें आई है, तो ये एक ऐसी मतलब बॉडी है जो मतलब स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है कि भी कुछ यूनिवर्सिटीज में असेसमेंट करती हैं, सर्टिफिकेशन भी जड़ियां रद्द की। तो अभी ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो उसके पीछे रीजन ही है कि उनकी स्टेटमेंट निकल के आई है WES की कि भाई उनके पास फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं। तो प्लीज़ आप फेक एजेंट्स के पास मत जाइए। फेक एजेंट से मे बी एक ऐसा स्टूडेंट जो फेक है, जिसकी 10th-12th जस्ट बनाई हुई है, वो तो निकल सकता है, लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि एक जेन्युइन स्टूडेंट फंस जाए। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जांचो परखो, हार्डवर्क करो और एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास पहुँचो, रेलिवेंट कोर्स लो, टाइम पे फाइल लगाओ, वीज़ा निकालो, निकल जाओ। जी शुक्रिया सर, शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।